वेलकम बैक दोस्तों। आज हम लोग अदर सोर्सेस के एक्सक्लूसिवली अमेंडमेंट की बातें करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर 2020-21 असेसमेंट ईयर 21-22 में एप्लीकेबल हुए हैं अदर सोर्सेस से रिलेटेड। सबसे बड़ा अमेंडमेंट जो हुआ है वो हुआ डिविडेंड के बारे में। डिविडेंड पहले 10 लाख रुपए तक रिसीवर के हाथ में एग्जम्प्ट हुआ करता था। अब रिसीवर के हाथ में डिविडेंड पूरी तरह से टैक्सेबल है। याद रखें, डिविडेंड पहले एग्जम्प्ट हुआ करता था, अब डिविडेंड पूरी तरह से टैक्सेबल है, कोई 10 लाख का एग्जम्पशन नहीं है। तो डिविडेंड का पहला अमेंडमेंट, डिविडेंड इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर, पर डिविडेंड इनकम पर इनहेंस सरचार्ज की रेट 25% और 37% एप्लीकेबल नहीं होगी। मतलब डिविडेंड इनकम के कारण आपका सरचार्ज 25 और 37% नहीं लगेगा। 25 और 37% जो इनहेंस सरचार्ज की बातें हैं वो डिविडेंड इनकम पर नहीं लगेगी, राइट, नहीं लगेगी, नॉट लगेगी। दूसरी बात है, डिविडेंड इनकम प्राप्त करने के लिए अगर आपने किसी प्रकार का कोई लोन लिया है तो उस लोन पर जो ब्याज का खर्चा है उसकी डिडक्शन डिविडेंड इनकम में से मिलेगी। जितना डिविडेंड मिला है वो जितना डिविडेंड मिला है उसका 20% या एक्चुअल इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोड कैपिटल विच एवर इज लेस। एग्जाम्पल, मैंने कहीं से लोन लेकर किसी कंपनी के शेयर्स में पैसा लगाया और मुझे डिविडेंड मिला 1 लाख रुपए। मैंने उस लोन पर जो लोन लिया था और वहाँ से लोन लेकर इस शेयर्स में पैसा लगाया और डिविडेंड मिला 1 लाख। उस लोन पर मेरा ब्याज लगा है 15,000 रुपये। मुझे छूट मिलेगी एक्चुअल इंटरेस्ट 15,000 या डिविडेंड इनकम का 20% 20,000, जो दोनों में कम है। इस प्रस्तुत एग्जाम्पल में 15,000 की छूट मुझे मिलेगी क्योंकि सेक्शन 57 डिडक्शन ये बोलती है कि अगर डिविडेंड से रिलेटेड कोई इंटरेस्ट का खर्चा है तो आपको छूट मिलेगी डिविडेंड इनकम का 20% या एक्चुअल इंटरेस्ट पेड ऑन दैट बोरोड कैपिटल विच एवर इज लेस की छूट आपको मिलेगी। और 1 लाख में से 15,000 की छूट गई, 85,000 रुपये वुड बी योर टैक्सेबल अमाउंट इन द डिविडेंड। फिर बात होती है कि डिविडेंड जो कंपनी बांटती है, जो कंपनी डिविडेंड बांटेगी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी या म्यूचुअल फंड कंपनी अपने यूनिट होल्डर को, तो क्या उनको डिविडेंड बांटते समय शेयर होल्डर का टीडीएस काटना पड़ेगा? जवाब है यस। अगर उन्होंने 5,000 से ज़्यादा का ब्याज अकाउंट पे ही चेक से दिया है तो कंपनी शुड डिडक्ट द टीडीएस ऑन दैट डिविडेंड इनकम फ्रॉम द शेयर होल्डर। कंपनी द्वारा अगर डिविडेंड बांटा जाता है तो 194 सेक्शन में कंपनी 10% टीडीएस काटेगी। कोविड डेट पर आपको मालूम है टीडीएस की रेट 25% कम हो गई थी, तो अगर कोविड डेट पर अगर कंपनी ने डिविडेंड बांटा है तो उस पर 7.5% लगेगा टीडीएस। अगर किसी म्यूचुअल फंड कंपनी ने अपने यूनिट होल्डर को 5,000 से ऊपर का डिविडेंड अकाउंट पे ही चेक से दिया है तो वो म्यूचुअल फंड कंपनी भी अपने यूनिट होल्डर के डिविडेंड पर 5,000 से ऊपर होने पर 10% टीडीएस काटेगी। कोविड डेट होगा तो 7.5% टीडीएस काटेगी। बात है डिविडेंड की इनकम शेयर होल्डर के लिए कब अर्न्ड एक्रूड मानी जाती है। तो हम जानते हैं दोस्त, 3 तरह के डिविडेंड होते हैं, एक पब्लिक कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी। पब्लिक हो या प्राइवेट हो, अगर उन्होंने फाइनल डिविडेंड दिया है, फाइनल डिविडेंड मतलब एट द ईयर एंड के बाद प्रॉफिटेबिलिटी के अकॉर्डिंग डिविडेंड देना, तो जब भी कंपनी फाइनल डिविडेंड को अपने एजीएम में डिक्लेयर करेगी, शेयर होल्डर उसी समय उस डिविडेंड को प्राप्त करने का हक रखता है और वो उस डिविडेंड की इनकम पर टैक्स भरने के लिए लायबल होगा। तो फाइनल डिविडेंड कब होगा? जब एजीएम में डिक्लेयर होगा तो शेयर होल्डर उसके लिए इनकम प्राप्त करने के लिए लायबल होगा और उस पर टैक्स भी भरने के लिए लायबल होगा। इंटरिम डिविडेंड शेयर होल्डर की इनकम तब मानेंगे जब वो शेयर होल्डर को अवेलेबल हो गया हो। तो ये पूछ सकता है एक नंबर में कि डिविडेंड कब अर्न माना जाएगा। फाइनल डिविडेंड व्हेन द एजीएम डिक्लेयर्ड द डिविडेंड
इंटरिम डिविडेंड मतलब साल के बीच में, इन द एंटिसिपेशन ऑफ द प्रॉफिट, प्रॉफिट की उम्मीद में कंपनी द्वारा बीच में डिविडेंड बांटा जाता है। ये शेयर होल्डर के लिए इनकम तब माना जाएगा जब शेयर होल्डर को वो अवेलेबल हो गया हो। तीसरा डीम डिविडेंड जो कि प्राइवेट कंपनी पर लगता है। प्राइवेट कंपनी ने अगर अपने शेयर होल्डर जिसका उस कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, ऐसा शेयर होल्डर जिसका प्राइवेट कंपनी में 10% से ज़्यादा वोटिंग पावर वाले शेयर्स हैं और उसने कंपनी से लोन लिया है, अर्थात कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को जिसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है उसको लोन दिया है, तो जितना कंपनी ने लोन दिया वो या प्रॉफिट अवेलेबल टू द कंपनी उसको शेयर होल्डर के लिए डीम डिविडेंड माना जाएगा। क्योंकि प्राइवेट कंपनी की दशा में अगर प्राइवेट कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को जिसका वोटिंग पावर वाले 10% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग हो उसको अगर लोन दिया है तो उस लोन को भी डीम डिविडेंड माना जाता है अप टू द अवेलेबल प्रॉफिट। तो लोन और प्रॉफिट अवेलेबल विच एवर इज लेस, ये शेयर होल्डर के लिए डीम डिविडेंड माना जाएगा। ये उस तारीख को इनकम अर्न मानी जाएगी जिस तारीख को कंपनी ने वो लोन या वो अमाउंट शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट या पेड करा हो। तो कब इनकम मानी जाएगी, ये तीनों पॉइंट है। फाइनल डिविडेंड जब एजीएम में डिक्लेयर्ड हो, इंटरिम डिविडेंड जब शेयर होल्डर के लिए अवेलेबल हो, और तीसरा डीम डिविडेंड जो कि प्राइवेट कंपनी का सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 सबसेक्शन ई में होता है। प्राइवेट कंपनी द्वारा अपने शेयर होल्डर को लोन देना, तो उस लोन और प्रॉफिट अवेलेबल को डीम डिविडेंड माना जाता है। उस तारीख को माना जाएगा जिस तारीख को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया गया हो। डिविडेंड में आज की तारीख में नॉर्मल और डीम डिविडेंड दोनों कंसीडर्ड है, राइट। यहाँ पे सब्सटेंशियल इंटरेस्ट में 10% वाला मामला है, 20% वाला मामला नहीं है। 20% वोटिंग पावर वाले शेयर्स हो प्राइवेट कंपनी में तो वो उसका डीम्ड सब्सटेंशियल इंटरेस्ट माना जाएगा। एक बड़ा अमेंडमेंट सेक्शन 80M में ऐसी कंपनी पर जो किसी अन्य कंपनी में शेयर होल्डर है और वहाँ से उसको डिविडेंड मिल रहा है और वो अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड बांट रही है, तो यदि एक कंपनी है जो किसी अन्य कंपनी में शेयर होल्डर है और उसको अन्य कंपनी से डिविडेंड मिल रहा हो, जैसे एक कंपनी है उसको अन्य कंपनी से इंटरिम डिविडेंड 5 लाख, फाइनल डिविडेंड 3 लाख और ऐसे 4 लाख अदर डिविडेंड, कुल मिला के उसको दूसरी कंपनी से 12 लाख रुपए का डिविडेंड मिला और उसने अपने शेयर होल्डर को 10 लाख का डिविडेंड बांटा। तो सेक्शन 80M कहता है कि यदि एक कंपनी डिविडेंड लेती भी है और देती भी है तो उसको जो लिया है या जो दिया है इनमें जो कम है उसकी डिडक्शन उसको सेक्शन 80M में मिल जाएगी। तो इफ द कंपनी रिसीव्ड द डिविडेंड फ्रॉम एनी अदर कंपनी एंड डिस्ट्रीब्यूट द डिविडेंड टू आवर शेयर होल्डर, देन डिविडेंड रिसीव्ड और डिविडेंड पेड व्हिचएवर इज लेस वुड बी एग्जम्प्ट और 10 लाख की छूट मिल जाएगी। खत्म। एक बड़ा भारी अमेंडमेंट, अगर आप सेक्शन 115 BAC को अपनाते हो, कंसेशनल रेट पर टैक्स की बात करते हो, तो आपको फैमिली पेंशन के 15,000 रुपये की डिडक्शन नहीं मिलेगी। फैमिली पेंशन के 15,000 रुपये की डिडक्शन आपको तभी मिलेगी जब आपने 115 BAC के ऑप्शन को नहीं अपनाया है। इफ द असेसी ऑप्ट सेक्शन 115 BAC, then he would not be eligible to get the deduction of 15,000 rupees per annum। फैमिली पेंशन 115 BAC अपनाने पर फैमिली पेंशन के 15,000 की डिडक्शन नहीं मिलेगी। दोस्त, ये अमेंडमेंट था। और एक अमेंडमेंट सदाबहार जो मैं कैपिटल गेन में भी पढ़ा चुका हूँ, गिफ्ट पे, जो आपको बिजनेस प्रोफेशन में ही पढ़ा चुका हूँ। यदि आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड एंड बिल्डिंग किसी से गिफ्ट में ली है या विदाउट कंसिडरेशन ली है, तो अपन ये देखते हैं कि उसकी ट्रांजैक्शन प्राइस, कंसेशनल और स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू में अंतर कितने का है। मान लो कि एक प्रॉपर्टी है जो मुझे किसी से गिफ्ट में मिली और उसकी ट्रांजैक्शन प्राइस थी 70 लाख और स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू थी 50 लाख या 60 लाख ले लें, 60 लाख ले लें।
तो कंसेशन अमाउंट कितने का हुआ? कंसेशन अमाउंट कितने का हुआ? 10 लाख रुपए का। अब क्या ये 10 लाख रुपए का कंसेशन अमाउंट जो रिसीवर के लिए है, क्या वो अदर सोर्सेस में सेक्शन 56(2) सबसेक्शन 10 में टैक्सेबल है? तो जरा देखते हैं कि अगर ये कंसेशन अमाउंट 50,000 रुपए और ट्रांजैक्शन प्राइस के 10% और ट्रांजैक्शन प्राइस के 10%, राइट, और ट्रांजैक्शन प्राइस के 10%, और ट्रांजैक्शन प्राइस के 10%। तो दोस्त ट्रांजैक्शन प्राइस कितने की है? 7 लाख। इन दोनों में जो ज्यादा हो पहले तो ले लिया, विच एवर इज हायर, 7 लाख। और ये कंसेशन अमाउंट अगर उससे ज्यादा है, ये अगर कंसेशन अमाउंट अगर उससे ज्यादा है, यदि हमको किसी से कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर सस्ते में मिली हो तो पहले देखेंगे सस्ता अमाउंट कितना है। वो सस्ता अमाउंट 50,000 रुपए या ट्रांजैक्शन प्राइस के 10% से भी ज्यादा है, तो वो जो ज्यादा अमाउंट है वो आपके लिए टैक्सेबल होगी। वो जो ज्यादा अमाउंट है, मतलब वो जो ये जो अगर ज्यादा आ गया है, तो फिर ये 10 लाख रुपए जो होगा ये अदर सोर्सेस में रिसीवर के लिए सेक्शन 56(2) सबसेक्शन 10 में टैक्सेबल होगी। ये बड़ा भारी अमेंडमेंट, पहले यहां 5% था, अब यहां 10% हो गया है। पहले यहां 5% था, अब यहां 10% हो गया है। ये रूल मैंने कैपिटल गेन, बिजनेस प्रोफेशन और अदर सोर्सेस तीनों में समझाया है। यदि आपको किसी से कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी सस्ते में मिली हो तो पहले देखो सस्ता कितना है, कंसेशनल कितना है, फिर उस कंसेशनल को कंपेयर करो 50,000 रुपये या ट्रांजैक्शन प्राइस के 10% से। अगर वो कंसेशन अमाउंट इनसे ज्यादा है तो फिर वो रिसीवर के लिए टैक्सेबल होगा। इसी का सेकेंड एग्जाम्पल लेता हूं, एग्जाम्पल 2। मान लो ट्रांजैक्शन प्राइस है आपकी 65 लाख और स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू है 60 लाख। और अब दोस्त यहां पे मैं बातचीत करूं, सस्ता कितना हुआ, कंसेशन कितना हुआ, 5 लाख रुपए। अब यहां पे अपन 50,000 रुपये और ट्रांजैक्शन प्राइस का 10%, 6.5 लाख रुपए। 65 लाख का 10%, 6.5 लाख। इन दोनों में ज्यादा कौन सा है? 6.5 लाख। और ये कंसेशन उससे क्या है? कम है। तो अगर आपका कंसेशन अमाउंट ट्रांजैक्शन प्राइस के 10% या 50,000 रुपए उनसे ज्यादा है तो फिर वो रिसीवर के लिए टैक्सेबल है। पर अगर कंसेशन अमाउंट ये कम है तो फिर ये अदर सोर्सेस में टैक्सेबल नहीं होगा। तो ये अदर सोर्सेस में टैक्सेबल नहीं होगा, तो ये अदर सोर्सेस में टैक्सेबल नहीं होगा। और दोस्त ये बड़े बड़े अमेंडमेंट आपके सामने जो अदर सोर्सेस के हैं, मैंने आपको सारे अमेंडमेंट जो मैंने बना रखे थे वो आपके सामने यहां पे रख दिए मैंने।
राइट। कोविड डेट आप लिख लें, कोविड डेट 14/5/2020 से लेके 31/3/2021 TDS के लिए। कोविड डेट 14/5/2020 से लेके 31 मार्च 2021, ये आपके लिए जो बातचीत होती है ये आपके लिए कोविड डेट की बात है। सेक्शन 115 BAC लगता है तो फैमिली पेंशन का 15,000 की छूट नहीं मिलेगी। तो ये रहे दोस्त आपके अदर सोर्सेज के अमेंडमेंट। ब्रॉडली देखते चलें फटाफट 1 मिनट में। डिविडेंड आप सबके लिए टैक्सेबल है, रिसीवर के लिए डिविडेंड पे इनहेंस सरचार्ज की लिमिट नहीं लगेगी, राइट। यहाँ पे इनहेंस सरचार्ज की लिमिट नहीं लगेगी। सेक्शन 56 में डिविडेंड की इनकम पर अपने को 20% या एक्चुअल इंटरेस्ट पेड की छूट मिलेगी। जो कंपनी डिविडेंड बांट रही है उसको 5,000 से ऊपर डिविडेंड बांटने पर TDS 10% काटना पड़ेगा। कोविड डेट पर 14/5/2020 से लेकर 31/3/2021 तक अगर बांटा है तो 25% कम करना पड़ेगा। डिविडेंड की इनकम अर्न तब मानी जाएगी फाइनल डिविडेंड AGM में जब डिक्लेयर्ड हो, इंटरिम डिविडेंड जब शेयर होल्डर के लिए अवेलेबल हो और डीम डिविडेंड जब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हो, राइट। अब ATM में अगर कोई कंपनी ने डिविडेंड रिसीव करा और डिविडेंड पे करा है तो जो दोनों में कम होगा उनकी छूट मिल जाएगी। रिसीव्ड और पेड की 115 BAC अपनाते हो तो आपको 15,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगी फैमिली पेंशन में। और सेक्शन 56(2) सब सेक्शन 10 में यदि कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी आपको सस्ते में मिली है तो आपको देखना सस्तापन कितना है और फिर उसको कंपेयर करोगे 50,000 या ट्रांजेक्शन पर इसके 10%। अगर ये सस्ता उससे ज़्यादा है तो फिर ये रिसीवर के लिए टैक्सेबल होगा, अन्यथा रिसीवर के लिए टैक्सेबल नहीं होगा। तो बड़े अमेंडमेंट नहीं थे पर डिविडेंड और गिफ्ट पे अमेंडमेंट थे। इन्हीं बातों के साथ अदर सोर्सेज के डिविडेंड का मामला भी कंप्लीट होता है। थैंक यू।